Hello everyone and welcome back to Study Funda. So today's topic is about Sedition Act and I think अब तक आप लोगों ने लिख लिया होगा क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था देखो आप लिखोगे अपने आप से ओनली देन यू विल गेट अ गुड क्रक्स ऑफ व्हाट वी आर टीचिंग हियर अदरवाइज आपका बहुत अच्छा बेस नहीं बन पाएगा सो इट्स अप टू यू वांट टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ और नॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं अब सेडिशन एक्ट के बारे में। सबसे पहले बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं हम। जैसे बेसिक सी जानने के लिए हमें सबसे पहले आईपीसी 1860 के अंडर ये है और ओरिजिनली किसने ड्राफ्ट करा था? थॉमस मैक्यूले, लॉर्ड थॉमस मैक्यूले। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन रिलेटेड टू योर पेपर वन। थॉमस मैक्यूले, लॉर्ड थॉमस मैक्यूले ने एक चीज़ और ड्राफ्ट करी थी, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है उस चीज़ का हिस्ट्री में। क्या ड्राफ्ट करी थी, किस चीज़ से रिलेटेड थी, आप मुझे बताइए। लाइक वो हेल्थ से रिलेटेड थी या लॉ एंड ऑर्डर से थी, इसके अलावा एक मतलब किस चीज़ से रिलेटेड थी, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, सेडिशन एक्ट के अंदर आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसके अलावा दो तीन चीज़ पता होनी चाहिए कि इसके अंदर किस किस को ट्रायल किया गया। हमारे विजनरी लीडर बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी को। तो ये दो फेमस पर्सनालिटी है जिन्हें इसके अंदर ट्रायल किया गया था, जिन्हें चार्ज किया गया सेडिशन एक्ट के अंदर। इसके अलावा इसकी मतलब इसकी पनिशमेंट पता होनी चाहिए, ये नॉन बेलेबल होता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन इसमें ये है कि क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इसके अंदर जो भी लोग चार्ज होते हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब। तो ये एक बेसिक सी चीज़ थी, छोटी छोटी सी, जो आपको इस एक्ट से रिलेटेड पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे की डिस्कशन। आर्ग्यूमेंट राइटिंग का टॉपिक है हमारा। ये देखिए, सेडिशन एक्ट शुड बी रिपील्ड। अब हमें एक बात बताइए, जिसने आर्ग्यूमेंट राइटिंग का फॉर्मेट थोड़ा बहुत भी देखा होगा या टेस्ट सीरीज अटेंड करी होगी, तो आई होप जो बेसिक फॉर्मेट होता है आर्ग्यूमेंट राइटिंग का वो तो आपको पता होगा कि इंट्रोडक्शन लिखना है, फेवर लिखना है, अगेंस्ट के पॉइंट लिखने हैं और आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। इंट्रोडक्शन में सबसे सिंपल आप डेफिनेशन दे देना, डेफिनेशन दे दो जो भी चीज़ पूछी गई है उसकी। अगर कोई डेफिनेशन आप पे अवेलेबल नहीं है सो स्टार्ट विथ समथिंग विच इज़ रीसेंट इन न्यूज़, लाइक सेडिशन से रिलेटेड कोई चीज़ न्यूज़ में रही हो रिसेंटली, कुछ भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रही हो, 1 और 2 लाइन मैक्सिमम, बस। कोई भी टॉपिक है आपको इंट्रोडक्शन में या तो उसकी डेफिनेशन देनी है और इधर यू विल गिव समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू न्यूज़, जो भी करंट में रहा उससे रिलेटेड। इससे ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं देना है। फिर फेवर में और अगेंस्ट में आपको इसके पॉइंट्स लिखने हैं और कंक्लूजन में आपको बैलेंस कंक्लूजन देना है। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी पर्सनल बायसेस शो ना हो, अगर आप दिखाना चाहते हो तब भी कोई बात नहीं है, बट फॉर मी आई थिंक व्हाट लुक्स मच बेटर इज़ कि आप एकदम बैलेंस कंक्लूजन दो, ना ही आप इधर फेवर में पॉइंट दो, ना ही आप आर्ग्यूमेंट में दो। तो ये आप कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं सेडिशन इंट्रोडक्शन से। देखो, हमारा इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल है, हमने डेफिनेशन लिख दी है, हमने ये बता दिया है ये किस चीज़ के अंदर आता है, सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। अगर आपको, जैसे बहुत चीज़ हो सकती है आपको डेफिनेशन सेडिशन एक्ट की नहीं मालूम है, तो नहीं भी मालूम है ना, तो जो बेसिक सी डेफिनेशन है, ज़रूरी नहीं है वर्ड टू वर्ड लिखो, कोई बेसिक डेफिनेशन है आप वो भी लिख सकते हो। और वो भी नहीं मालूम है तो आप बस इतना तो, क्योंकि न्यूज़ में रहा है, डेली न्यूज़पेपर भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो ये चीज़ तो आई थिंक आपको पता होनी चाहिए कि ये किसके अंदर आता है, विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू सेडिशन। तो उसके लिए आपको इतना तो पता ही होगा, तो आप इतनी लाइन भी लिख दोगे ना तो दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। तो अब देखते हैं। It states that whoever brings or attempt to bring into hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished. बेसिक डेफिनेशन हमने इसकी यहाँ लिख के ख़त्म कर दी है। अब चलिए हम आगे चलते हैं फेवर के पॉइंट्स पे। अच्छा, जब भी कभी कन्फ्यूजन हो ना कि फेवर और अगेंस्ट के पॉइंट्स कैसे होंगे, क्योंकि जब मैं कॉपी चेक करती हूँ तो मुझे हमेशा रिवर्स मिलते हैं। बिकॉज वॉट आई फाउंड इज़ कि फेवर के पॉइंट्स आपने अगेंस्ट में लिखे होते हैं कुछ स्टूडेंट्स ने, और अगेंस्ट के पॉइंट फेवर में। तो जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, जैसे इसमें था सेडिशन एक्ट शुड बी रिपील्ड, सो जस्ट स्टार्ट विद फेवर में, मतलब हम इसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट दी है वी आर सपोर्टिंग दिस स्टेटमेंट, वी आर इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट, सो विल स्टार्ट विद येस। आप उसके येस के हिसाब से आप स्टेटमेंट पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमने यही करा है, हमने येस के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करी है।
हमने यहाँ बोला है येस सेडिशन लॉ हैज़ नो प्लेस इन डेमोक्रेटिक इंडिया। सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि डेमोक्रेटिक इंडिया लिख दिया है हमने, तो सबसे पहला पॉइंट है अगेंस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेसी इज लेड ऑन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट which forms an essential ingredient of robust public debate in vibrant democracy and thus sedition as a law go against this concept of democracy। देखो जब हम रिपेल की बात कर रहे हैं कि इस लॉ को हटा देना चाहिए, इस लॉ की ज़रूरत नहीं है आज के इंडिया में, तो हम सबसे पहले डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं हम क्योंकि हम कह रहे हैं कि इंडिया में तो यार डेमोक्रेसी है एंड वी बिलीव इन डिसेंट। अगर डिसेंटिंग ओपिनियन है भी तब भी हमें वी नीड टू रिस्पेक्ट द डिसेंटिंग ओपिनियन, वी नीड टू रिस्पेक्ट द क्रिटिसिज्म। फेयर क्रिटिसिज्म कैन नेवर बी अ सेडिशन ना। हम ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक डिबेट होगी तो उसमें सेडिशन में आप कंक्लूड नहीं डाल सकते हो। पब्लिक डिबेट में हो रही है कोई चीज़, कोई इंसान क्रिटिसाइज भी करेगा, किसी के डिसेंटिंग वॉइसेस भी होगी, किसी की वॉइसेस हो सकती है आपके ओपिनियन से मैच कर रही हो, तो आप उन डिसेंटिंग वॉइसेस को, उन क्रिटिसिज्म को सेडिशन में चार्ज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक असेंशियल इंग्रेडिएंट है डेमोक्रेटिक सेटअप का, डिबेट का, डिसेंट का, क्रिटिसिज्म का। तो यही हमने बोला है कि ये एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की पहचान होती है, इसलिए सेडिशन लॉ को हटा देना चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ ऑफन मिसयूज्ड। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। बेसिकली इसी पॉइंट की वजह से और डिसेंट और क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट की वजह से ही हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं। आजकल सुप्रीम कोर्ट में भी ये जजमेंट दी जा रही है कि सेडिशन लॉ की ज़रूरत क्या है इंडिया में, सिर्फ इन दो चीज़ों की वजह से। क्योंकि अपोजिशन पार्टी जो है उनका ये कहना है कि इस टूल को इस एक्ट को हमेशा एज अ टूल ऑफ मिसयूज़ किया गया, मतलब हमेशा से, मतलब जैसे जो पॉलिटिकल डिसेंटिंग ओपिनियंस होते हैं उन्हें कर्व करने के लिए, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें कर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये ऐसा एक्ट है जिसका मिसयूज़ बहुत हद तक पॉसिबल है, तो हमें उसे कर्व करना है तो हम वो तभी हो पाएगा जब हम इस लॉ को हटा दें, क्योंकि जो इसकी प्रोविज़न है जैसे नॉन बेलेबल वाला प्रोविज़न वो बहुत ही ड्रैकोनियन है। तो ये हम यहाँ पे कह रहे हैं द सेडिशन लॉ इज़ बीइंग मिसयूज्ड एज अ टूल टू प्रोसिक्यूट पॉलिटिकल डिसेंट। A wide and concentrated executive discretion is inbuilt into which it permits the blatant abuse। अब देखिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल डाला है, आप लोगों के पास कोई और एग्जाम्पल हो तो आप वो यहाँ पे पुट कर सकते हो, या फिर जैसे कोई डेटा आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने न्यूज़पेपर में डेटा पढ़ा था पर वो मुझे याद नहीं आया, इसलिए मैंने एग्जाम्पल डाल दिया है। उस डेटा में ये था कि 2014 से लेके 2018 तक कितने पॉलिटिकली डिसेंटिंग ओपिनियंस को एज अ सेडिशन के अंदर चार्ज किया गया है, वो इससे रिलेटेड डेटा था। तो आप अगर आप किसी के पास वो डेटा है तो वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। हमने यहाँ पे एग्जांपल में डाला है सुप्रीम कोर्ट इन 2021 हैज़ एम्फसाइज्ड ऑन डिफाइनिंग द लिमिट्स ऑफ सेडिशन। तो इस तरीके से आपको अपनी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना है, कोई पॉइंट देखिए। तो यहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट दे दिया। अब थर्ड पॉइंट देते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कॉलोनियल एरा लॉ। ठीक है, हमने ये स्टार्टिंग में ही बताया, स्टार्ट करते ही IPC 1860 और अभी क्या चल रहा है 2023। तो ये बहुत बड़ा गैप है। आप अब तक सेडिशन लॉ को कंटिन्यू कर रहे हो। चलो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ गई है, काफ़ी सारे केसेस आ गए हैं जिससे आपने डाइल्यूट कर दिया कुछ प्रोविजंस को कि जब तक वॉयलेंस ना हो या आर्म प्रोटेस्ट ना हो आप सेडिशन के अंदर चार्ज नहीं करोगे। कुछ चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दी है, लेकिन आप अभी भी उसी लॉ को उसी फॉर्म में कंटिन्यू कर रहे हो। तो ये चीज़ ऐसी है जो कॉलोनियल एरा में ज़रूरत थी, वो प्रेजेंट डेमोक्रेसी में ज़रूरत नहीं है। कॉलोनियल में ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि उन्हें जो नेटिव इंडियंस थे उनकी वॉइसेस कर्व करनी थी, पर हमें किसकी वॉइस कर्व करनी है, बात यहाँ पे ये हुई है। तो इस पॉइंट में यही है, द लॉ वॉज इनेक्टेड बाई दी देन ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कर्व वॉइस ऑफ डिसेंट इन इंडिया, नेटिव इंडियंस की। And thus independent India should not have such law. Even the British government has itself abolished such law in its own country। तो हमने यहाँ पे ये एग्जांपल भी दे दिया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद की कंट्री में ये लॉ अबॉलिश कर दिया है, तो हम इसे क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडिया में। तो ये 3 हमने आर्ग्यूमेंट दी है फेवर में। अब हम 3 अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट देखते हैं। अगेंस्ट में हमने लिखा है नो सेडिशन लॉ इज़ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक इंडिया। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है टू फाइट सेपरेटिस्ट वॉइसेस। देखो जब आप एक डेमोक्रेसी में होते हो ना, तो हो सकता है कि आप क्रिटिसिज्म और डिसेंटिंग वॉइसेस के साथ आप उसमें सेपरेटिस्ट वॉइसेस भी आ जाए, तो हमें उन्हें भी कर्व करना होता है। जैसे इसमें हमने एग्जांपल दिया है खालिस्तानी मूवमेंट का, हमने एक एग्जांपल दिया है जम्मू कश्मीर में जो वोलेटालिटी हो रही है, बेसिकली इंसर्जेंसी आ रही है, उसका एग्जांपल दिया है। हम
मणिपुर वाले का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, नॉट स्पेसिफिकली सॉरी मणिपुर, आई एम सॉरी, हम इसमें नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, नागा, हम ये एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा हम लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि वो स्टेट को एज अ सिंबल और पावर रिकग्नाइज नहीं करता है, तो हमें सेपरेटिस्ट वॉइसेस को डिक्लाइन करना है। बेसिकली सेपरेटिस्ट वॉइसेस में हमने तो एग्जांपल दिया खालिस्तानी और जम्मू कश्मीर। इंडिया हैज़ अ वॉलेटाइल नेबरहुड एंड थर्स द यूटिलिटी इन कॉम्बैटिंग एंटी नेशनल, सक्सेशनिस्ट एंड टेररिस्ट एलिमेंट। एग्जाम्पल खालिस्तानी मूवमेंट एंड वॉलेटाइलिटी इन जम्मू कश्मीर। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, डिफाइन गाइडलाइंस। सेकेंड पॉइंट के हिसाब से ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपनी जजमेंट के थ्रू एक लिमिट इम्पोज करी है इस लॉ के ऊपर, तो फिर इसकी नेसेसिटी है हमें इंडिया में, हमने लिमिट इम्पोज कर दी है ताकि उसका मिसयूज़ ना हो सके। तो गाइडलाइंस भी प्रॉपर डिफाइंड है, तो हम हर चीज़ को हटा नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल डाउरी वाला लॉ है, अगर आप देखें तो इसका भी मिसयूज़ हो सकता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी आप इस लॉ को हटा दोगे। अगर इस लॉ का सपोज 100 में से 3% मिसयूज़ हो रहा है, तो आप बाकी उसके लिए हटा थोड़ी दोगे, ये यूज़फुल भी तो है लॉ। तो यहीं पे ये चीज़ बोली जा रही है कि गाइडलाइंस भी डिफाइंड है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट से पावर भी लिमिट कर दी है, तो जब सब कुछ है तो आप इसे हटाने की मांग क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये भी एक नेसेसिटी है। द लॉ इज़ यूज इन केसेज ऑफ वायलेंस और आर्म्ड प्रोटेस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एज पर सुप्रीम कोर्ट इन केदारनाथ सिंह केस। देखो सिटिजन से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो प्लीज़ इस केस को याद रखिए, क्योंकि सिटिजन ना ऑन एंड ऑफ न्यूज़ में रहता ही है, ऐसा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, इसलिए इस केस को भी थोड़ा याद रखना। केदारनाथ सिंह केस, it upheld the constitutional validity of the sedition law and justified its use when criticism is accompanied by violence or armed protest. The constitutional itself provide under Article 19 reasonable restriction to maintain security of the state. अब हमने यहाँ पे क्या करा है, दो एग्जाम्पल दिए हैं। दो एग्जाम्पल हमने क्या दिए है, एक तो हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दी है केदारनाथ सिंह केस में। बेसिकली केदारनाथ सिंह केस ये कहता है, केदारनाथ सिंह केस के हिसाब से अगर वायलेंट प्रोटेस्ट है या फिर आर्म्ड प्रोटेस्ट है तो आप सेडिशन लॉ को अप्लाई कर सकते हो। बट जैसे सिर्फ स्लोगनरिंग हो रही है, जैसे स्लोगन लगाए जा रहे हैं, चैंटिंग हो रही है और उसमें कोई वायलेंस नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई वायलेंस इससे एरप्ट नहीं हो सकती है, तो वहाँ पे आप सेडिशन चार्ज नहीं कर सकते हो। ये केदारनाथ सिंह की गाइडलाइन है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी थी। दूसरा हमने कॉन्स्टिट्यूशनल का एग्जांपल दिया है आर्टिकल 19 के अंदर, कि आर्टिकल 19 तो खुद ही प्रोवाइड करवाता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 19 खुद से कहता है कि सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए किसी भी स्टेट की हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज प्रोवाइडिंग अस दिस रूल ना, तो ये यहाँ पे पॉइंट आया है। हमने जितनी भी आर्ग्यूमेंट दी है उसके साथ को सपोर्ट करने के लिए उसको एक वैलिड पॉइंट दिया है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ ये आर्टिकल 19 का एग्जाम्पल दिया है, सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे खालिस्तानी मूवमेंट का एग्जाम्पल दे दिया है। तो आपको भी ध्यान रखना है जब भी आप कोई पॉइंट लिखो तो सपोर्ट करने के लिए वैलिड कुछ उसके साथ होना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट है, एंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बाय प्रोटेक्टिंग द इलेक्टेड गवर्नमेंट फ्रॉम अटेम्प्ट्स टू ओवरथ्रो इट विद वायलेंस एंड illegal means. The continued existence of the government established by law is an essential condition for the stability of the state. देखो लास्ट पॉइंट बेसिकली ये कहना चाह रहा है तो ये प्लेन इंग्लिश है। लास्ट पॉइंट में बेसिकली ये है कि जो हमने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को चूज़ करा है अपने आप को रूल करने के लिए, अपनी हेल्प के लिए या फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल के लिए, उसके लिए हमें इस लॉ की भी ज़रूरत है ताकि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो ना किया जा सके किसी भी तरीके से। तो जो मिनिमम बेयर मिनिमम जैसे कहते हैं ना कि बेयर मिनिमम स्टेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये लॉ वो प्रोवाइड करवाता है। इस पॉइंट का ये मतलब है। तो हमने 3 ही पॉइंट फेवर में दिए हैं और 3 ही आर्ग्यूमेंट में दिए हैं। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि कंक्लूड कैसे करना है ऐसे को, सॉरी आर्ग्यूमेंट को। तो अगर आपके पास कोई अच्छा पॉइंट है तो ठीक है, वरना तो आप एक काम किया करो, सजेशन डाल दिया करो। मेरा सबसे सिंपल यही रहता है कि आप सजेशन डाल दो, वो भी याद नहीं आ रहा तो बहुत ही लेमन सा, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बोला ना 1 और 2 लाइन का, इसी तरीके से आप कंक्लूजन में भी इसी तरीके से लिख के एंड कर दो। हमने इसमें कंक्लूजन लिखा है, इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड
has to ensure its essential ingredients of free speech and expression. The expression or thought that is not in consonance with the policy of government of the day should not be considered sedition. तो हमने मतलब कन्फ्यूजन में ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है जो बहुत ही वेग लगे. यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको बैलेंस कंक्लूजन देना है. आप चाहो तो साइड भी ले सकते हो, बट जहाँ पे आपको लगता है पॉसिबल है बैलेंस देना तो आप वहाँ पे बैलेंस दे सकते हो. तो हमने यही बोला है कि हमने पहले तो ये बता दिया, देखो इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, उसमें फ्री स्पीच है, एक्सप्रेशन है. तो गवर्नमेंट की पॉलिसी से जो भी चीज़ अलाइन नहीं हो रही है तो हम उसे एज अ सजेशन काउंट नहीं कर सकते. बस हमने ये लाइन बोली है. हमने इसके अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी है जो हमारे किसी भी आर्ग्यूमेंट से अगेंस्ट जाए. तो इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है. सो दैट्स इट फॉर द टुडेज डिस्कशन. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है तो आप उसका आंसर ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में कि थॉमस मैक्यूले ने एक और कमेटी को ओवरहेड करा था और ड्राफ्ट बनाया था, तो वो किस से रिलेटेड था, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड था एक्चुअली में. तो दैट्स इट फॉर टुडेज. थैंक यू एवरीवन.